हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका विजय सर कक्षा 9 के अध्याय 15.1 प्रायिकता के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पूर्ववत में हम लेक्चर 4 तक पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत 15.1 के सारे उदाहरण, साथ में उसके सूत्र और साथ ही साथ 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। बच्चे, आप एक बात समझ लें, यहाँ पे हम प्रश्नावली 15.1 प्रायिकता में अब तक जो भी प्रश्न पढ़ चुके हैं या जितनी भी अब तक बातें हो चुकी हैं, वो सारे बातों के आधार पे केवल हमने दो ही बात समझा इसमें। पहला, कोई चीज की होने की संभावना क्या है, हो सकता है हो भी और नहीं भी हो, और इसी के आधार पे किसी घटना के घटित होने के आधार पे हम उनकी प्रायिकताओं का क्या करना है, गणना कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्सरसाइज 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। ये आपका एनसीईआरटी के बुक में आप जब जाएंगे तो अध्याय 14.4 जो सांख्यिकी का एक भाग है, उसके अंदर यह प्रश्न आपका दिया हुआ है। कह रहा है कक्षा के किसी भी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता क्या होगी, आपको ये निकालनी है, ठीक है ना। तो अब 14.4 में दिया क्या सर, तो 14.4 में यह एक ग्राफ दिया हुआ है, जो ग्राफ प्रदर्शित करता है कि किस महीने में कितने विद्यार्थी जन्म लिए हैं। उन विद्यार्थियों की क्या है, एक प्रकार की संख्या। बस समझ आई। तो मंथली के हिसाब से, महीने के हिसाब से यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या अर्थात जन्म के महीने को क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो आपको पता चलेगा जनवरी महीने में कुल विद्यार्थी कितने हुए हैं, तो 3 पैदा हुए हैं। फरवरी महीने में कुल विद्यार्थी कितने पैदा हुए हैं बाबू, तो ये आपके 4 हुए हैं। मार्च में कितने हुए हैं, तो मार्च में हुए हैं 2। फिर अप्रैल में भी कितने हुए हैं, 2 हुए हैं। मई में कितने हुए आपके विद्यार्थी पैदा, तो ये हुए हैं 5। उसी प्रकार से जून में कितना हुआ है, तो जून में केवल और केवल एक विद्यार्थी का जन्म हुआ है। वैसे ही अगर हम बात करें जुलाई में, तो अगेन जुलाई में हमारे कितने हुए हैं, 2। अगस्त में बात करें तो अगस्त में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6 है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ बात करें कि सितंबर में कुल कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है सर, तो सितंबर में जो कुल विद्यार्थियों का जन्म हुआ है वो हुआ आपका 3। वैसे अक्टूबर में कितना हुआ है, तो अक्टूबर में हो गया आपका कितना, 4। उसी प्रकार से अगर हम नवंबर के बारे में विचार करें तो नवंबर में भी कितना है, 4 है, और दिसंबर में भी कुल कितने हैं, 4 से भाई बात समझ में। अब इसी को आधार बनाते हुए यहाँ पे आपको क्या करने हैं, प्रश्न को करने हैं। और ये गणना किसके आधार पर दी गई है, तो कक्षा 9 में कुल 40 विद्यार्थी मौजूद हैं। कितने विद्यार्थी हैं बाबू, 40। आप देखिएगा वहां प्रश्न जाके तो आपको वहां पर खूब बेकायदे तरीके से सारा वहां पे लिखा गया है कि कुल कितने विद्यार्थियों की ये जन्मों की ग्राफ दिया गया है। तो कुल 40 विद्यार्थियों को मंथली वाइज, महीने के आधार पे जन्म का यह ग्राफ क्या किया गया, दिया गया। तो देखिए बच्चों की संख्या कुल कितनी है, 40 है। इसका मतलब अगर इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन से पहले यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि अगस्त में होने की प्रायिकता, ऐसे कितने बच्चे हुए हैं जो अगस्त में हुए हैं, उनकी प्रायिकता आप निकाल दो। इसका मतलब है कि हमें एक घटना है, जो घटना किस महीने में घटित हो रही है, अगस्त में घटित हो रही है। तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं किसी घटना ए की प्रायिकता जो होती है वो बराबर होती है अभिप्रयोगों में घटित घटना की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये आप पहले से जानते हैं, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ये बात आप पहले जानते हैं, ठीक है। तो अब इसी को आधार बना के हम आगे इस प्रश्न को क्या करते हैं, हल ज्ञात करते हैं। अब यह जो चार्ट है वह कुल कितने बच्चों का है, 40 बच्चों का। इसका मतलब अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी निकल के आ गई, तो हम लिखेंगे देयरफॉर अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या जो होगी वो आ जाएगी हमारे कितने, 40। साथ में हम यहां मान लेंगे, माना घटना ई, और घटना ई क्या मानोगे, तो आप मानोगे अगस्त महीने में
जन्मे विद्यार्थियों की संख्या या जन्मे विद्यार्थी, अगस्त महीने में जन्मे विद्यार्थी। अब ये हो गई घटना ए। अब हम यहां लिखते हैं, इसलिए अब प्रयोगों में घटित घटना ए की संख्या, या सीधा सीधा लिख सकते हो घटना ए की संख्या। घटना ए क्या है? तो अगस्त महीने में जन्मे विद्यार्थियों की संख्या। तो अब देखो अगस्त महीने में कितने विद्यार्थी जन्मे? कुल 6। तो हमारा अभिप्रयोग में घटित घटना ए की संख्या कुल निकाल कितनी आ गई? 6 आ गई। अब इसी घटना के बारे में हमें बताना कि इसकी प्रायिकता क्या। हम यहाँ पे अभिप्रयोग में घटित घटना ए की संख्या हम निकाल रहे हैं, तो ये संख्या हमारा कितना आ गया? 6। तो हम लिखेंगे इसलिए घटना ए की प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता का मतलब अगस्त महीने में जन्मे हुए बच्चों की प्रायिकता, यह बराबर होगा अभिप्रयोग में घटित घटना की संख्या। तो कितना हो गया? 6, और कुल अभिप्रयोग की संख्या तो कितना हो गया? 40। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, और ये हो गया 20 गुना 40। अब इसे भाग दीजिए, 10 से भाग देते हैं। 10 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा? पी बराबर आ जाएगा 10 दूना 20, और इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.3। तो 0.3/2। अब इसे अगर भाग दिया जाए तो कितना आएगा? तो आप भाग दोगे तो 0. और यहाँ देखिएगा आपका मान आएगा 1 होगा ना, आपका यहाँ 1 बच जाएगा 10, तो 5। ठीक है, इसका मतलब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता कितना निकल के आएगा? 0.15 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा आपसे कि एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप लिखेंगे अर्थात एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता 0.15 होगी, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखो कितना आसान है, इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें बस इतना ही था कि आपसे पूछा गया है कि एक महीना अगस्त, उसमें एक विद्यार्थी के जन्म होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो ये बड़ा सरल है, आप चार्ट से देखिए कि अगस्त महीने में कुल कितने विद्यार्थी हुए हैं? 6। तो ये 6 विद्यार्थियों को होने की प्रायिकता कितनी है, ये आपको निकालना है। तो वो आप लिखेंगे कि 6 विद्यार्थियों के लिए मान लिया घटना ए जो अगस्त महीने में जन्मे विद्यार्थी हैं, और अभिप्रयोग में घटित घटना ई मतलब अगस्त महीने में जन्मे हुए विद्यार्थियों की यहाँ पे हम संख्या निकाल लेंगे। तो कुल संख्या कितना है? 6। कुल अभिप्रयोग कितना है? तो 40। तो आपका घटना ई की प्रायिकता कितनी होगी? ये हो जाएगा 6/40। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0.15। इसका मतलब हुआ कि एक विद्यार्थी का जन्म जो अगस्त महीने में होने की है, उसकी कुल प्रायिकता निकल के आ जाएगी हमारे पास 0.15 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट में आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बड़ा आसान है। तो आपको 2-4 सेकंड का समय देता हूँ, आप एक बार इसे पढ़िए, ध्यान से इसे समझिए, और उसके बाद इसे क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले उदाहरण। तो क्वेश्चन 3 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है? 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ए। कितनी बार उछाला गया बच्चा? 200 बार। अर्थात थोड़ा इसका सोल्यूशन देखिए, जितनी बार उछाला गया यह तो हो गए प्रयोगों की संख्या। तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रयोगों की कुल संख्या, और प्रयोगों की कुल संख्या हमने मान लिया कितना बार? मान कर दिया हुआ है कितना बार? तो 200 बार। यह हमारे प्रयोग है। ठीक है, अब आगे परिणाम और बारंबारता। 3 चित्त आने की कितनी बारंबारता, मतलब कितनी बार आ रहा है? 3 चित्त 23 बार। 2 चित्त कितनी बार आ रहा है? 72। 1 चित्त कितनी बार? 77 बार। और कोई भी चित्त नहीं कितनी बार आ रहा है? 28 बार। तो प्रश्न पूछा है यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए, एक बार उछाला गया तो यह परिणाम आया है, अब दोबारा उछाला जाए तो 2 चित्त के आने की प्रायिकता क्या करिए? ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे क्या करिए, सर्वप्रथम ये निकालिए कि 2 चित्त आने की बारंबारता कितनी बार है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 चित्त आने की बारंबारता
अब बच्चे ने बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोबारा उछालेंगे तो इतना आएगा कि नहीं। नहीं नहीं, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो दोबारा आप उछालेंगे तो उसका आधार यही है, इसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो इसी आधार पे दो चित्त आने की क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दो चित्त आने की बराबरता, और दो चित्त कितनी बार आया भाव, तो यहाँ पे आया 72 बार, मतलब 72 बार आया है, ठीक है ना। दो चित्त कितनी बार आया, 72 बार। तो अब यहाँ पे आप निकाले, इसलिए दो चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, और क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे P, कितना चित्त आना, दो चित्त आना, इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। अब ये होगा दो चित्त आने की प्रायिकता। तब फार्मूला क्या होता है, किसी भी घटना का प्रायिकता, तो अभिप्रयोगों में घटित घटना एक ही संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, उसी के आधार पे दो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगा, तो यहाँ पे होगा दो चित्त आने की बराबरता बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या की कुल संख्या। अब देखो कितना आसान है, दो चित्त आने की बराबरता कितनी है, 72 बार, बटा कितनी बार है अभिप्रयोग कुल संख्या, तो 200 बार। अब बहुत आसान है, 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 100 बार में कटेगा, और ये कटेगा 2 3 6 12 होगा, और 2 6 12, तो कितना हो गया, 36 बटा 100 होगा ना। अब 100 से 36 में भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.36। अर्थात दो चित्त आने की जो प्रायिकता होगी वो होगा 0.36 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि दो चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, चित्त आने की जो प्रायिकता होगी यहाँ पे वो होगी आपका 0.36 के बराबर। आई बात समझ में आपको। मेरे ख्याल से देखिए प्रश्न बड़ा आसान है, इस प्रश्न में कुछ खास नहीं है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, कौन कौन से परिणाम आए यहाँ पे सारा टेबल में दिया गया है, और इन्हीं परिणामों के आधार पर कहा जाएगा अगर दोबारा इन सिक्कों को तीन सिक्कों को उछाला जाए तो दो चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो बेटा दो चित्त आने की प्रायिकता आपका किसके बराबर होगा, 0.36 के बराबर होगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही में जो भी नए बच्चे इस चैनल पे आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन का ऑल बटन जरूर दबाएं, और साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी वीडियो आने होते हैं या जिस भी कोई नई प्रकार का आपका कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, तो वो आपका टेलीग्राम पे चैनल पे जाती है। टेलीग्राम पे जाएं, बड़े भारत भाई विजय सर के नाम से सर्च मारे, आपको वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा, और उस ग्रुप को क्या कर लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में आप सारे इन्फॉर्मेशन आपको समय समय से क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा। मेरे ख्याल से आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। चलिए 2-3 मिनट का समय लीजिए, मिनट तो नहीं कहेंगे, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड का समय लीजिए, थोड़ा इसे डाइजेस्ट करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, आसानी से इसे समझिए, और उसके बाद से इसे नोट करिए। उसके बाद से हम बढ़ते हैं अगले आपके क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 4 के बाद से बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक कंपनी ने अध्यक्षा 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एक कोई कंपनी है, उसने कुल 2400 परिवार लिए हैं एक सर्वेक्षण करने के लिए। सर्वेक्षण क्या है इसमें, तो यह देखा जा रहा है कि किस परिवार का कितना इनकम है, और इनकम के आधार पर उसके घर में गाड़ियों की संख्या कितनी है, वाहनों की संख्या कितनी है। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। यहाँ एक सारणी है, इस सारणी में सारे आपके आंकड़े दिए गए हैं। इसमें इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया है कि मासिक आय, मंथली आय कितना है, 7000 से कम कितने परिवार हैं, 7000 से लेकर 10,000 तक, 10,000 से लेकर 13,000, 13,000 से लेकर 16,000, और 16,000 या उससे अधिक। अब इस कंडीशन में कहा है कि प्रति परिवार वाहनों की संख्या, जो इस प्रकार के परिवार इनकम रख रहे हैं उन परिवारों में वाहनों की संख्या कितनी। ऐसे परिवार जिनमें एक भी वाहन नहीं है, 7,000 से कम कमाने वालों की संख्या कितनी है, 10। 7,000 से 10,000 रुपया कमाने वालों की संख्या कितनी है, एक भी नहीं है। 10,000 से 13,000 कमाने वालों की संख्या कितनी है, एक।
13,000 से 16,000 कमाने वाले की संख्या कितनी है? 2। और 16,000 या उससे अधिक कमाने वाले की संख्या कितनी है? 1। कितने में बारे में बात की जा रही है? 2400 परिवारों के बीच के बारे में यह बात हो रही है। साथ में एक वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या, तो जिनके पास 7,000 से कम है वो ऐसे परिवार है, उन परिवारों की संख्या कितनी है? 160 है। 7,000 या 10,000 के बीच में कमाने वाले, महीने कमाने वाले परिवार में जिनमें एक गाड़ी है वो 305। 10,000 से 13,000 रुपये महीना जिसका इनकम है और उसके घर में एक गाड़ी है, वैसे परिवार की संख्या कितनी है? 500। 13,000 से लेकर 16,000 रुपया कमाने वाला, अभी इनकम बढ़ा है तो उस घर में एक गाड़ी, अगर किसी घर में एक गाड़ी है तो ऐसे कितने परिवार है? 469 परिवार है। और 16,000 या उससे अधिक जो कमा रहा है उसके प्रति घर अगर एक गाड़ी है तो ऐसे कितने परिवार है जिसके घर में एक गाड़ी है और जिसका इनकम 16,000 से क्या है? अधिक, वो कितने हैं? 579 है। उसी प्रकार से आपका 2 वाहन रखने वाले, 2 से अधिक वाहन रखने वाले के यहाँ सारे आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पे कह रहा है कि माना एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की, कोई भी इसमें से एक परिवार चुना जा रहा है और उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। किसके आधार पे? पहला इसमें कह रहा है कि आय 10,000 से 13,000 रुपया प्रति माह है और उसके पास ठीक ठाक कितने वाहन है? 2 वाहन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके क्वेश्चन का। बहुत आसान है और सॉल्यूशन निकालेंगे बड़ी आसानी से। सबसे पहले निकालते हैं प्रयोगों की संख्या। किसकी संख्या बाबू? प्रयोगों की संख्या। अब प्रयोगों की संख्या कितने परिवार है कुल? 2400। तो 2400 प्रयोग हो गए। आगे बात समझे आपको? कितने हो गए? 2400। अब पहला प्रश्न में पहला कह रहा है कि आयु 10,000 से 13,000 प्रति माह है और उसके पास ठीक ठाक कितने वाहन है? 2 वाहन है। हम रखेंगे यहाँ पे माना घटना E1 और E1 में लिखेंगे कि 2 वाहन रखने वाले परिवार जिनका 10,000 से 13,000 के बीच है। ठीक, इसलिए घटना E1 की प्रायिकता, अब ये क्या होगा बेटा? तो यहां देखिए 10,000 से 13,000, तो 10,000 से 13,000 तो यह हुआ और इसमें 2 वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी हुआ? 29 हुआ। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगा कि 29 अब बटा अभी प्रयोग कुल संख्या, तो प्रयोग कुल संख्या कितना है? यहाँ प्रयोग के बजाय अभी प्रयोग कर लीजिए। अभी प्रयोग की संख्या कितना है? 24। तो 29/24 ये आ गया आपका पहला। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे? तो यहाँ कह रहा है कि आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक, 16,000 या इससे अधिक, इसके बारे में बात की जा रही है और उसके पास केवल एक ही वाहन हो। तो एक वाहन वाले ये है। अब कितने वैसे परिवार है? तो 579। अब बड़ा आसान से निकाल सकते हैं यहाँ पे। माना घटना, यहाँ लिख लो माना घटना E2 और लिखेंगे एक वाहन रखने वाले परिवार जिनका आय 16,000 या इससे E2 के प्रायिकता। अब यहां देखो 16,000 या इससे अधिक जिनके घर में एक वाहन है, ऐसे कितने परिवार है? 579। ये हो जाएगा 579/2400। ये हमारी दूसरी घटना की प्रायिकता आ गई। सेम इसी प्रकार से अगर हम तीसरा प्रश्न इसमें करें तो तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि आयु 7,000 रुपया प्रति माह से कम, 7,000 प्रति माह से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो 7,000 प्रति माह से कम वाले के पास, जिसके पास एक भी वाहन नहीं, कितने परिवार हैं? 10। तो बड़ा आसान है। घटना E3 और इसमें लिखेंगे हम कोई भी वाहन न होने वाले परिवार जिनकी आय 7,000 से कम है। ठीक, तो देखो घटना E3 की प्रायिकता यह बराबर होगा कितने परिवार है भाई? 10। तो 10 बटा कितना? 2400। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया? 1/240। तो यह निकल के आ गई
हमारी तीसरी घटना की प्रायिकता। सेम वैसे ही हम बात करें चौथे की, तो चौथा देखिए बेटा क्या है। चौथा कह रहा है कि आयु 13,000 से 16,000, 13,000 से 16,000 की आयु है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। वो किससे अधिक वाहन है? 2 से अधिक वाहन। तो 2 से अधिक वाहन रखने वाले कितने परिवार है हमारे? 25 परिवार है। यही होगा ना। यहाँ 2 या 2 से अधिक नहीं कहा, केवल 2 से अधिक का है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना घटना E3 और E4 2 से अधिक वाहन रखने वाले परिवार जिनकी आय 13,000 से 16,000 के बीच घटना E4 की प्रायिकता जो निकल के आ जाएगी वह कितना परिवार है? 13,000 से 16,000 के बीच में, तो है 25। तो 25 बटा कितना? 2400। कितना इसका निकल के आ गया? 25 बटा 2400। और यह हमारी चौथी घटना की प्रायिकता यहाँ पे निकल के आ जाती है। सेम उसी प्रकार से जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, मतलब एक वाहन है उससे अधिक वाहन नहीं है, तो ऐसे कितने परिवार आ जाएंगे? तो इसमें तो यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, यह भी, सब हो जाएंगे इसमें। भाई इन्हीं लोगों के पास एक वाहन है। यहाँ इनकम के बारे में बात नहीं किया है कि कितना इनकम है, तो नहीं बात किया, तो केवल वो परिवार जिनके पास एक वाहन है। बड़ा आसान है बाबू। मान लो घटना E5 और E5 में लिखेंगे जिनके पास एक से अधिक वाहन न। इसलिए घटना E5 की प्रायिकता, अब कुल परिवारों की संख्या ये हो जाएगा 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579 और बटा कितना आएगा? तो 2400। मैं जोड़ लो आपस में, जोड़ोगे तो देखो 9 9 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 के 8 2, 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18 और 18 6 24 के 4 2, 5 2 7, 7 7 11, 11 5 16, 16 3 19 और 19 से कितना हो गया? 20। 2048 बटा 2400। और ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। भाई बात समझ में आपको? देखिए प्रश्न कितना आसान है, कितनी आसानी से हम इस प्रश्न का जवाब निकाल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा बेटा, इसमें कुछ खास नहीं था, बड़ा आसान प्रश्न है। आप इसे आसानी से समझें, कुछ नहीं है। कुछ परिवार लिए गए लगभग 2400 के बारे में यहाँ पे एक कंपनी चुनाव की है और इनकम के आधार पर बताया कि किसके घर में कितनी गाड़ियाँ हैं, उसके आधार पर कुछ आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। और यहाँ पे एक एक प्रश्न का हमने क्या किया है, जवाब यहाँ पे रखा है, आपके सामने इस चीज को लगाया गया है। आप इसे ध्यान से क्या करें, समझें। आपको थोड़ा सा ये बड़ा दिख सकता है, लेकिन एक्चुअल बड़ा है नहीं, कंसेप्ट तो बिल्कुल वही है ना, पुराना वाला ही कंसेप्ट, नया तो कुछ इसमें आ नहीं रहा, सब के सब पुराने वाली चीजें आ रही हैं। तो एक बार आप इसे गौर से देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, डाइजेस्ट करें, एंजॉय करें इसके साथ, और साथ में इसे क्या करें, नोट करें।